हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फिजिक्स का ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो अपने आप में ही बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। नेम है एटम्स। तो व्हाट इज द एटम से हम स्टार्ट करेंगे और क्लास 12th एनसीईआरटी में इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स हैं धीरे धीरे हम उसको कवर अप करते चलेंगे। साथ ही इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मेरे खुद के बनाए हैंड रिटन नोट्स हैं। लेक्चर के साथ साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड होते जाएंगे, उसकी कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बोर्ड के लिए ये आपके नोट सुइटेबल हैं। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन एग्जिस्ट इज नोन एज एटम। कहने का मीन्स है कि किसी भी एलिमेंट का इतना छोटा हिस्सा, इतना स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो हमें दिखाई भी नहीं दे रहा है, उसे हम एटम कहते हैं। या फिर इसे दूसरे वर्ड्स में हम ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, वेरी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी एलिमेंट इज नोन एज एटम। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होगा लड्डू का। लड्डू आप लोगों ने खाए होंगे ना, तो लड्डू जो हमारा बना है वो क्या है? वो एटम है। पर लड्डू भी एक एक बूंदी से मिलके बना है। एक अगर ध्यान से आप उस लड्डू को देखेंगे तो छोटी बूंदी से मिलके उनको मिला करके वो लड्डू बनाया गया है। तो ये बेहतरीन एग्जाम्पल है हमारे एटम का। सेकेंड है एटम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल डेंस न्यूक्लियस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन सराउंडेड बाय रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। ये हमारा स्ट्रक्चर है एटम का, और ये बाय रदरफोर्ड मॉडल, बाय रदरफोर्ड एटॉमिक या न्यूक्लियर मॉडल जिसे हम कहते हैं, वहां से ये पॉइंट लिया गया है। और ये बहुत ही पॉपुलर पॉइंट रहा है एटम्स की स्टडी जब भी हम करते हैं। तो यानी कि हमारा एक एटम है जो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है, और उस एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं, सिचुएटेड रहते हैं। साथ ही इनके जो है पूरे सराउंडेड, इनके पूरे सराउंड में जो है इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते रहते हैं या घूमते रहते हैं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है? निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, वो न्यूट्रल होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये कंप्लीटली स्ट्रक्चर है हमारे एटम का। थर्ड पॉइंट क्या है? इन्हीं तीनों के बारे में है कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, ये भी जानना जरूरी है। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? जे थॉमसन ने 1897 में। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की डिस्कवरी रदरफोर्ड के थ्रू हुई थी। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, जेम्स चैडविक 1932 के अराउंड इन्होंने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी। अच्छा, इन तीनों को याद कैसे रखा जाए? इसका ट्रिक है हिंदी में ईंट पर नाच। बड़ी ई का मतलब है इलेक्ट्रॉन, टा आ गया ना ई के साथ, तो टा का मतलब है थॉमसन, पर में पा का मतलब है प्रोटॉन, आर का मतलब रदरफोर्ड, ना का मतलब न्यूट्रॉन, चा का मतलब चैडविक। फोर्थ पॉइंट है हमारा एवरी एटम इज अ स्फीयर ऑफ रेडियस ऑफ द ऑर्डर 10⁻⁻10 मीटर। यानी कि कोई भी जो हमारा एटम है उसको एज्यूम किया गया है कि वो स्फीयर के फॉर्म में होगा। कोई भी एटम है वो स्फीयर के फॉर्म में है, ठीक है, सर्कल नहीं स्फीयर, और जिसका रेडियस होगा आर 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर इसका रेडियस होगा किसी भी एटम का। फिर है एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड कंटेन्स इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। यहाँ से आपको समझना पड़ेगा इसको। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो हमारा एटम है वो बराबर अमाउंट में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को कंटेन करता है। तो अगर हम इसके न्यूक्लियस पे आए तो न्यूट्रॉन हमारा न्यूट्रल होगा, तो उसका चार्ज तो हट गया। प्रोटॉन क्या है? प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, साथ ही इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को कंटेन करता है हमारा एटम। अब इसके बाद टॉपिक आता है हमारा अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग बाय रदरफोर्ड। तो ये पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के बाद हम रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे, क्योंकि अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग जब इनके द्वारा प्रपोज की गई रदरफोर्ड के द्वारा, तो उसके बाद ही हमने उस मॉडल को इस्टेब्लिश कर पाया।
तो यहाँ पे ये पढ़ा जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे जान लेनी ज़रूरी है कि एटम के बारे में कि 19th सेंचुरी के एंड तक एटम की खोज हो चुकी थी, या डिस्कवरी हम कहें कि हो चुकी थी। और तब तक ये माना जाता था कि जो हमारे एटम होते हैं वो इंडिविजुअल होते हैं, यानी कि उसे डिवाइड नहीं किया जा सकता, उसे बांटा नहीं जा सकता। फिर करीब 1897 में डिस्कवरी होती है इलेक्ट्रॉन की, और ये पाया जाता है कि एटम में इलेक्ट्रॉन मौजूद रहते हैं और एक इलेक्ट्रॉन नहीं मौजूद रहता है, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वहाँ पे मौजूद रहते हैं। फिर उसके बाद जब ये बात यहाँ पे साफ होती है तो बात आती है कि इस इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए हमें कुछ पॉजिटिव चार्ज की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर अब पॉजिटिव चार्ज भी यहाँ पे आ गया इलेक्ट्रॉन के साथ। तो उसके बाद ये हुआ कि हाँ, हमें एटम का स्ट्रक्चर कैसा होगा, एटम का फिर स्ट्रक्चर कैसा होगा अगर हम बनाएंगे, तो यहाँ पे एक मॉडल तैयार किया जाए। तो इस तरीके से कई साइंटिस्ट आए और उन्होंने अपना अलग अलग एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया, जिनमें से सबसे पहला एटॉमिक मॉडल था थॉमसन मॉडल। उसके बाद आया रदरफोर्ड मॉडल जो बहुत ही पॉपुलर हुआ। उसके बाद आता है बोर्स मॉडल, सोमरफील्ड मॉडल, वेक्टर एटम मॉडल, बहुत सारे मॉडल थे। बट क्लास 12th NCERT में आपको सिर्फ 2 मॉडल्स पढ़ने हैं। एक पढ़ना है आपको रदरफोर्ड मॉडल और उसके बाद पढ़ना है बोर्स मॉडल। इससे पहले टॉपिक हम पढ़ेंगे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग बाय रदरफोर्ड। इस अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद ही रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया था। और ये जो टॉपिक है अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन ईयर 1911 ऑन द सजेशन ऑफ रदरफोर्ड, जाइजर एंड मार्सडन परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट इन विच हाई वेलोसिटी अल्फा पार्टिकल्स emitted from a radioactive sources were bombarded on a thin sheet of gold foil and then scattering pattern was studied. This experiment is known as alpha particle scattering experiment. इस एक्सपेरिमेंट को हम डायग्राम्स के थ्रू समझते हैं। ये रहा डायग्राम अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का। ये एक लेड बॉक्स है जो यहाँ पे क्यूब के फॉर्म में बना हुआ है, जिसके अंदर अल्फा पार्टिकल सोर्स रखा हुआ है। जहाँ पे मैं पेन पॉइंट कर रही हूँ ये क्या है, एक अल्फा पार्टिकल सोर्स है। और ये अल्फा पार्टिकल सोर्स एक रेडियो एक्टिव सोर्स है और यहाँ पोलोनियम नाम का रेडियो एक्टिव सोर्स लिया गया है, जिससे अल्फा पार्टिकल रेडिएशन क्या होती है, एमिट होती है और इसकी बॉम्बार्डिंग होती है इस गोल्ड फॉइल पे। अब ये गोल्ड फॉइल क्या है, ये गोल्ड फॉइल एक थिन शीट है गोल्ड मेटल की, ठीक है। अल्फा पार्टिकल के डिफ्लेक्शन को मेजर करने के लिए एक स्क्रीन लगी होती है। ये जो आप राउंड शेप में देख रहे हैं ये एक स्क्रीन लगी हुई है जो फ्लोरोसेंट मटेरियल जिंक सल्फाइड से कोटेड होती है। इसके ऊपर जिंक सल्फाइड की कोटिंग है जो कि एक फ्लोरोसेंट मटेरियल है अराउंड द गोल्ड फॉइल, ठीक है। अब ये अल्फा पार्टिकल की जब गोल्ड फॉइल पे, इस अल्फा पार्टिकल की जब इस गोल्ड फॉइल पे बॉम्बार्डिंग होती है, तब ये रेजेस देख रहे हैं, ये रेजेस यहाँ से होते हुए स्क्रीन पे जाकर टकराती हैं, जिससे अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, कोलाइड कर जाते हैं। और फिर ये अल्फा पार्टिकल जब कोलाइड कर जाते हैं तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि लाइट की क्या हो जाएगी, स्कैटरिंग हो जाएगी। कोलाइड होने के बाद ये अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड हो जाते हैं और इस स्क्रीन पे फैल जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो आप रेज देख रहे हो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग की रेज है जो इस जो है स्क्रीन पे क्या है, फैल गए हैं। और ये हमें पता कब चलता है कि यहाँ पे लाइट की स्कैटरिंग हो गई है, ये हमें पता तब चलता है जब इस स्क्रीन पे फ्लैश प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट बनाया गया है ये जनरली उस अल्फा लाइट स्कैटरिंग के फ्लैश को यहाँ पे शो कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। और इस स्क्रीन के पीछे एक माइक्रोस्कोप रखा होता है। तो वो वाला हम आपको दूसरे डायग्राम से शो करते हैं कि माइक्रोस्कोप एग्जैक्ट इस स्क्रीन के पीछे कहाँ पे रखा होता है और माइक्रोस्कोप का क्या यूज होता है। तो इस तरीके से भी डायग्राम बना होता है हमारी बुक में।
मेन डायग्राम वो है, और इस तरीके से इस डायग्राम से आप सिंपली समझ लोगे। तो ये यहाँ पे सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है, तो और ये लेड प्लेट है, सॉरी यहाँ पे मैं लिखना भूल गई हूँ, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये लेड प्लेट है, ठीक है। वहाँ पे हमने लेड प्लेट को क्यूब के फॉर्म में दिखाया था उस डायग्राम में, और यहाँ पे लेड फॉर्म इस तरीके से दिखाया जा रहा है, तो कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारी ये थिन गोल्ड फॉइल है, यहाँ पे देखिए हमारे ये थिन फॉइल पे ये अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्ड किए गए हैं, और यहाँ पे इसकी स्कैटरिंग हो गई है, ठीक है। और ये जो यहाँ पे हाफ सर्कल टाइप से दिखाई दे रहा है, ये जेनरली ये स्क्रीन है हमारी, जो कि जिंक सल्फाइड से कोटेड है, और यहाँ पे ये शॉर्ट बिल्कुल सिंपल सा ये माइक्रोस्कोप यहाँ पे डिनोट कर दिया गया है, ये ह्यूमन आई है जो ऑब्जर्व कर रही है उस माइक्रोस्कोप से। तो यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रही है, यहाँ पे माइक्रोस्कोप का काम होता है कि जो स्क्रीन पे जो फ्लैशेस प्रोड्यूस होती हैं वो उन्हें ऑब्जर्व करती है, और कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड हुए ये भी स्टडी होती है यहाँ पे। साथ ही एंगल ऑफ स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल है ना, इस फॉर्मूले को भी यहाँ पे क्या करती है, फॉर्मुलेट करती है। तो यहाँ पे ये नोट्स हो जाएगा, अ थिन बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ये पूरा वही यहाँ पे नोट है जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया, उस डायग्राम के बारे में बताया, उस एक्सपेरिमेंट के बारे में पूरा डिटेल में जो मैंने यहाँ पे बताया वो आप यहाँ इस नोट से लिख कर आओगे, ठीक है। अ थिन बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एमिटेड फ्रॉम पोलोनियम विद हाई वेलोसिटी is aligned after passing through lead plates. This beam is bombarded to fall on a thin gold foil, और उस गोल्ड फॉइल की थिकनेस करीब रही होगी 100 नैनोमीटर। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि उस थिन फॉइल का यूज़ क्यों किया गया था। The thin foil is used in order to avoid multiple scattering in gold atoms, so that scattering of alpha particles is due to only one atom. To measure the deflection of alpha particle, a screen coated with fluorescent material zinc sulfide is placed around the gold foil. Behind the screen, a microscope is placed. Alpha particles scattered after colliding with the screen produce flash on fluorescence material. These flashes can be observed by microscope, and number of particles scattered can be studied as a function of angle of scattering of alpha particles. तो ये आप लिख के आ सकते हो, ओके। इसके बाद इस जो हमारा ये परफॉर्मेंस रहा था इस एक्सपेरिमेंट का, तो इसमें जो जो मेन मटेरियल लिए गए तो क्यों लिए गए और उनका उस एक्सपेरिमेंट में क्या यूज़ रहा था, यहाँ पे थोड़ा सा हम उस की पॉइंट के फॉर्म में भी उसको यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले इस डायग्राम में हम बात करेंगे इस रेडियो एक्टिव सोर्स की, जो कि इस लेड बॉक्स में रखा हुआ है। तो यहाँ पे ये रेडियो एक्टिव सोर्स क्या होता है और इसका काम क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली मैंने ये लिखा हुआ है कि अ रेडियो एक्टिव सोर्स इज अ मटेरियल दैट एमिट्स रेडिएशन। रेडियो एक्टिव सोर्स एक ऐसा मटेरियल होता है जो रेडिएशंस को एमिट या उसका उत्सर्जन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे किस प्रकार की रेडिएशन को ये एमिट कर सकता है, बहुत सारी रेडिएशन है, अल्फा पार्टिकल्स, गामा रेज, न्यूट्रॉन रेडिएशन, और यहाँ पे हम लोग किसकी स्कैटरिंग करा रहे हैं, अल्फा पार्टिकल्स की तो स्कैटरिंग करा रहे हैं ना। तो ये रेडियो एक्टिव सोर्स अपना काम यहाँ पे करता है, और बहुत सारे हमारे रेडियो एक्टिव सोर्स होते हैं। हम कोबाल्ट 60 होता है, पोलोनियम होता है, रेडियम होता है, इरिडियम 192 होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट में हमने कौन से रेडियो एक्टिव सोर्स का यूज़ किया है, पोलोनियम का किया है। तो बहुत लोग बता रहे होंगे कि रेडियम का भी यूज़ होता है, पर पोलोनियम का मैंने पढ़ा था और पोलोनियम का यहाँ पे यूज़ होता है। तो पोलोनियम किस तरह का रेडियो एक्टिव सोर्स होता है, तो पोलोनियम कहा जाता है कि एक ऐसा रेडियो एक्टिव सोर्स है जो कि देखने में सिल्वरी ग्रे मेटल होता है। एक ऐसा मेटल होता है जो देखने में सिल्वरी ग्रे टाइप में होता है, और ये एक रेडियो एक्टिव सोर्स है, एक मेटल है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद बात आती है इस लेड बॉक्स की। तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि इस रेडियो एक्टिव सोर्स को इस लेड ही बॉक्स के अंदर क्यों रखा गया है
है ना। तो इस रेडियो एक्टिव सोर्स को लेड बॉक्स के अंदर इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये लेड बॉक्स इन रेजेस को किसी भी डायरेक्शन में एमिट होने से बचाती है, ठीक है। और ये जो हमारी रेज है, अल्फा पार्टिकल की जो ये रेज है, ये क्या होती है, फोकस्ड होके अपने गोल्ड फॉइल की तरफ या केंद्रित होके, संरेखित होके सिर्फ अपने गोल्ड फॉइल की तरफ बॉम्बार्ड होती है, ठीक है। और सेकंड ये रीज़न रहा होगा कि साथ ही एक बड़ा रीज़न ये रहता है कि जब भी हम अल्फ़ा पार्टिकल्स का यूज़ करते हैं, ये अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग टाइप की रेज है, तो डायरेक्टली हम इसको एटमॉस्फेयर में यूज़ नहीं कर सकते हैं, किसी बॉक्स के अंदर या किसी ग्लास के अंदर ही रख के यूज़ करते हैं, क्योंकि एक बड़ा रीज़न ये है कि यदि इन पर रेज के पार्टिकल ह्यूमन बॉडी में एंटर करते हैं तो हमारे डीएनए तक को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं और साथ ही कैंसर और विभिन्न प्रकार के रोग हो सकते हैं, ठीक है। और ये चीज़ें हैं। और साथ ही एक चीज़ यहाँ पे होती है कि ये अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होते हैं, जिनकी यहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल सोर्स है ना, अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग की बात हम कर रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट में। तो यहाँ से क्वेश्चन होता है कि अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होते हैं, तो थोड़ा सा ये हम जान लेते हैं, वरना अल्फ़ा पार्टिकल्स के बारे में अगर हम पढ़ने लगें तो ये अपने आप में ही एक बड़ा टॉपिक है, जिसमें हम अल्फ़ा डिके, अल्फ़ा एमिशन के बारे में पढ़ते हैं और साथ ही अदर्स रेज भी आती हैं, गामा रेज, बीटा रेज, है ना। Alpha particles, also called alpha rays or alpha radiation, consist of two proton and two neutron bound together into a particle identical to a helium nucleus. अल्फ़ा पार्टिकल को हम अल्फ़ा रेज या अल्फ़ा रेडिएशन भी कह सकते हैं। अगर हम देखें कि अल्फ़ा पार्टिकल क्या होते हैं, तो अल्फ़ा पार्टिकल एक तरीके से हीलियम न्यूक्लियस ही है, क्योंकि जो हमारा हीलियम न्यूक्लियस होता है वो उसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन स्थित रहते हैं, सिचुएटेड रहते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से हीलियम न्यूक्लियस क्या है, अल्फ़ा पार्टिकल है ना, जिसको हम अल्फ़ा रेज या अल्फ़ा रेडिएशन कहते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे अल्फ़ा हैं, जिसका मास नंबर क्या होता है 4, एटॉमिक नंबर क्या होता है 2। एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, मास नंबर को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हीलियम का जो है ये न्यूक्लियस है, जिसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो अब यहाँ पे न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है और प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो हमको कंप्लीटली जो हमारा अल्फ़ा पार्टिकल है वो क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हो गया, है ना। तो अल्फ़ा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स दैट आर एमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ सम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा पार्टिकल एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जो कि कुछ प्रकार के ऐसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं जिसके न्यूक्लियस से ही ये एमिट करता है ना। तो उसके न्यूक्लियस में ही तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन पाए जा रहे हैं हीलियम के, तो वहाँ से ये एमिटिंग होती है, तो वो क्या बन जाता है, हीलियम न्यूक्लियस से जब ये एमिट होते हैं तो वो बन जाते हैं अल्फ़ा पार्टिकल्स। तो ये सिंपल और शॉर्ट सी डिफिनेशन थी अल्फ़ा पार्टिकल्स की। अब इस एक्सपेरिमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट आता है गोल्ड फॉइल। एक तरीके से इसको हम इस एक्सपेरिमेंट का हीरो कह सकते हैं, है ना। गोल्ड फॉइल नहीं होगी तो ये एक्सपेरिमेंट अधूरा है। तो गोल्ड फॉइल क्या है, रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल का यूज़ क्यों किया था, है ना। कोई और भी फॉइल का यूज़ कर सकते थे, भाई हमारे पास तो मेटल्स बहुत से हैं। रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल का यूज़ इसलिए किया था क्योंकि गोल्ड फॉइल अपने आप में एक मेलिएबल मेटल होता है और इससे बहुत थिन शीट बनाई जा सकती है ना। और इस एक्सपेरिमेंट में जनरली इस एक्सपेरिमेंट में थिन शीट की ही ज़रूरत थी, क्योंकि थिन फॉइल का यूज़ मल्टीपल स्कैटरिंग को अवॉइड करने के लिए किया जाता है इस गोल्ड एटम में, है ना। तो यहाँ पर अल्फ़ा पार्टिकल की स्कैटरिंग एक ही एटम के द्वारा होती है, जिसका रिजल्ट आप सबके सामने है। तो आई होप आपको ये कम्प्लीटली जो ये परफॉर्मेंस है रदरफोर्ड अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की, तो ये समझ में आई होगी। और अब हम इसके कंक्लूज़न पे जाते हैं और इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे जाते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने का मेन मकसद क्या था और इससे क्या फ़ायदा मिला।